आज हम लोग एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा के क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा का मेंबर। जो एंथोसिरोस है इसमें हिपैटिकोप्सिडा के भी कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं और ब्रायोप्सिडा के भी कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बाकी दोनों क्लासेस से डिफरेंट होते हैं। तो एंथोसिरोस आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और इसका कंपैरेटिव अकाउंट दिया हुआ है ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स से। तो पहले हम लोग एंथोसिरोस के बारे में पढ़ते हैं। एंथोसिरोस क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसके क्या पिक्यूलियर फीचर्स हैं। तो आइए हम स्लाइड शेयर करते हैं आपसे एंथोसिरोस के बारे में। तो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में आपके सामने यहाँ दिया हुआ है क्लासेस एंथोसिरोटॉप्सिडा, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स। एक ही ऑर्डर है इस क्लास में और फैमिली भी केवल एक ही है, एंथोसिरोटेसी, और जीनस एंथोसिरोस। जो एंथोसिरोस है इसका अगर हम हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इट इज जनरली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। दोनों ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन यानी गर्म प्रदेशों में भी पाया जाता है और जो टेम्परेट रीजन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर और नीचे जहाँ ठंडा होता है, कंपेरेटिवली गर्मी की तुलना में ठंड का मौसम ज्यादा होता है, वहां भी ये एंथोसिरोस पाए जाते हैं। जनरली दे प्रेफर मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस। ये नम और छायादार स्थानों पर उगते हुए पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में एंथोसिरोस के लगभग 200 स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन इंडिया में केवल 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से कि कुछ कॉमन स्पीसीज हैं एंथोसिरोस क्रिस्प्यूलस, एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस भारद्वाज। जनरली इंडिया में ये ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेटोफाइट प्लांट का थैलस कैसा होता है। तो जो प्लांट का थैलस होता है वो थैलवाइड यानी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जमीन पे चिपका हुआ पाया जाएगा। डार्क ग्रीन कलर का होता है और वेरियसली लोब्ड होता है। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखिए, इसका एक थैलस दिया हुआ है डायग्राम में आपके सामने कि किस तरीके से अलग अलग लोब में बटा हुआ है इसका थैलस। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है और डार्क ग्रीन कलर का इसका थैलस होता है। और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में देखें तो इसमें जो मिडरिब है वो एब्सेंट होता है। मिडरिब इज टोटली लैकिंग। मार्केंसिया के केस में आपने देखा था कि मिडरिब प्रेजेंट थी, यहाँ पर मिडरिब टोटली एब्सेंट है। और थैलस के खासतौर पे क्या होता है कि जो थैलस का इंटरनल पार्ट होता है अंदर की तरफ, अगर हम देखें इसका टीएस काट के देखें थैलस में, तो ये थैलस अंदर से जो है चैम्बर्स में डिवाइड रहता है और इन चैम्बर्स में ढेर सारा म्यूसिलेज भरा रहता है। चैम्बर्स में ढेर सारा म्यूसिलेज भरा रहता है और इसी म्यूसिलेज के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये एंथोसिरोस के ये जो थैलस के अंदर जो चैम्बर्स बने हुए हैं इस चैम्बर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अंदर से जो एंथोसिरोस का जो थैलस होता है वो चैम्बर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉस्टॉक चैम्बर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो नॉस्टॉक चैम्बर्स होते हैं, इन नॉस्टॉक चैम्बर्स के अंदर म्यूसिलेज होगा और म्यूसिलेज के साथ साथ इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रखता है साइनोबैक्टीरिया के साथ एंथोसिरोस में। ठीक है, तो ये इसके थैलस की खास बात है। सिंपल थैलस है, कोई खास नहीं, केवल देखने में डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, लोब्ड है और इसमें जो राइजॉइड्स होते हैं वो सिंपल राइजॉइड्स होते हैं, कभी भी इसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स नहीं पाए जाएंगे। और इसके थैलस में वेंट्रल स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। मार्केंसिया के केस में आपने देखा होगा थैलस के नीचे वेंट्रल स्केल्स पाए जाते हैं, तो इसमें वेंट्रल स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक,
एक और इसके खास बात है एंथोसिरोस के थैलस की, कि इसमें जो आप सेल्स देखेंगे ना, इस सेल को माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो सेल के अंदर जनरली एक या रेयरली 2 क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देगा, और इन क्लोरोप्लास्ट के बीच में पायरिनोइड पाया जाता है। ये बड़ा यूनिक फीचर है एंथोसिरोस का, जिसमें कि आपको सेल में थैलस के अंदर पायरिनोइड दिखाई देगा। ये देखिए, ये सेल्स हैं 6 और 7, ये जो सेल्स हैं ना, सेल्स के अंदर पायरिनोइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गोल डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड, जो पायरिनोइड का पाया जाना है ये एल्गी में पाया जाता था। ग्रीन एल्गी में आपने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट के बीच में पायरिनोइड होता था। जब हमने आप लोगों को क्लेमाइडोमोनास के बारे में बताया था तो उसमें सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता था, बीच में पायरिनोइड होता था। पायरिनोइड क्या होता है? स्टार्च सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर होता है, जहां पर स्टार्च की सिंथेसिस होती है। तो वो पायरिनोइड वाला फीचर और किसी ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता है, ये केवल एंथोसिरोस में पाया जाता है, जहां पर कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट का यूनिक फीचर क्या है? जनरली इसके थैलस में केवल एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केवल एक क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके अंदर पायरिनोइड प्रेजेंट है। ये एंथोसिरोस का बड़ा यूनिक फीचर होता है। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं इसके थैलस के स्ट्रक्चर में। अगर आप एनाटॉमिकली देखेंगे तो थैलस इंटरनली अनडिफरेंशिएटेड होता है। मार्केंसिया के केस में आपने देखा था कि थैलस 2 जोन में डिफरेंशिएटेड होता था, है ना। स्टोरेज रीजन नीचे की तरफ होता था, और ऊपर की तरफ जो है फोटोसिंथेटिक रीजन होता था, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक रीजन में ही फोटोसिंथेटिक लैमली पाए जाते थे और वो फोटोसिंथेसिस करते थे। एंथोसिरोस के केस में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। केवल 2 से 3 लेयर जो है इसकी सेल्स होती है थिक, और जो सेल्स होती हैं सेंटर में जो थैलस होता है वो ज्यादा मोटा होता है, और किनारे की तरफ पतला होता चला जाता है। जैसे बोट होती है ना, नाव, बीच में जो है चौड़ी होती है और किनारे की तरफ पतली होती चली जाती है, वैसे ही इसका थैलस होता है। जो सेल्स होती हैं सारी की सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं, और इनमें जो चैम्बर्स होता है, इनमें नॉस्टॉक चैम्बर्स या म्यूसिलेज चैम्बर्स भी इनको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन में जनरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ट्यूबर्स जो होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में इनका निर्माण होता है, और इसके मतलब इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं ट्यूबर्स के अंदर, वो जनरली रिप्रोडक्टिव सेल्स इस तरह से नहीं होती हैं जैसे आप गैमेटेंजिया और स्पोरेंजिया में आप पाते हैं। जनरली जो एपिकल सेल्स होती हैं थैलस की, जिसमें कि एपिकल सेल प्रेजेंट है जो लगातार डिवाइड करती रहती है, उस एपिकल सेल को चारों ओर से ये क्या करता है, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो चारों ओर से थिक सेल वॉल सिक्रीट करके उसको प्रोटेक्ट कर देता है, और वो गोल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, और उस ट्यूबर के अंदर थोड़ा बहुत रिजर्व फूड मटेरियल भी डाल देता है, जिससे कि आने वाले समय में अगर कुछ देर तक इसको सरवाइव करना पड़े बिना भोजन के भी, तो इसके पास थोड़ा रिजर्व फूड मटेरियल रहे। तो इस तरीके से ये ट्यूबर्स बना लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये ट्यूबर्स बना करके ये सरवाइव करते रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस केस में ये ट्यूबर्स जर्मिनेट करके फिर से एक नया थैलस बना लेते हैं। ठीक, तो ये ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है एडवर्स कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा एंथोसिरोस का? समर सीजन, जब हीट ज्यादा है यानी मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, सनलाइट ज्यादा है तो शेड यानी छाया की कमी हो जाएगी, यानी कि जब धूप ज्यादा होगी, जब सूखे का मौसम होगा, वो मौसम एंथोसिरोस के लिए एडवर्स कंडीशन है। उस केस में एंथोसिरोस ट्यूबर फॉर्मेशन करके अपने आप को सरवाइव नहीं करेगा, केवल थैलस का थोड़ा सा पार्ट ही सरवाइव करेगा, बाकी थैलस मर जाएगा। नेक्स्ट सीजन में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी जब बारिश शुरू होगी, तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा बादल छाए रहते हैं तो सूरज का प्रकाश कम हो जाएगा, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो वो उसका फेवरेबल कंडीशन है, और ये ट्यूबर्स फिर से रीजेनरेट हो जाएंगे और एक नया थैलस बना लेंगे। इसी तरह जो एपिकल पोर्शन है, एपिकल पोर्शन भी एंथोसिरोस पर्सोनाई जो जीनस है, इसमें
क्या होता है कि जो एपिकल पार्ट होता है थैलस का, वो एपिकल पार्ट केवल सरवाइव करता है और बाकी जो थैलस है वो डीजेनरेट हो जाता है। थैलस का एपिकल पार्ट का मतलब ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एपिकल पार्ट जहां पर आगे की तरफ ग्रो कर रहा है, ये एपिकल पार्ट ये सरवाइव करते हैं और बाकी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो है डेड हो जाते हैं। ठीक भाई, फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसका जो थैलस होता है कई बार ये टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, तो जो पीस टूट के अलग हो गया वो फिर से रीजेनरेट करके एक नया थैलस बना देता है। तो ये 3 कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। अब आते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एंथोसिरोस की जो स्पीसीज होती हैं वो मोनोसियस और डायोसियस दोनों हो सकती हैं। मोनोसियस का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही थैलस में पाए, यानी एक ही थैलस में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण हो, ऐसे थैलस को मोनोसियस बोलते हैं। और डायोसियस का मतलब होता है कि जब किसी एक थैलस में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप करे, आइदर एंथ्रीडिया डेवलप हो या आर्किगोनिया डेवलप हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायोसियस कंडीशन। तो एंथोसिरोस की जो स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पीसीज मोनोसियस होती हैं जिनमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया दोनों एक ही थैलस में डेवलप होते हैं, अथवा कुछ स्पीसीज डायोसियस हो सकती हैं जिसमें एंथ्रीडिया एक थैलस में और आर्किगोनिया दूसरे थैलस में डेवलप करती हैं। ठीक, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथोसिरोस के, दे आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। दोनों जो होते हैं हमेशा डोर्सल सरफेस पर होंगे एंड दे आर एम्बेडेड इनटू द थैलस, यानी थैलस के अंदर धंसे हुए पाए जाएंगे। कभी भी थैलस के बाहर निकल के एंथ्रीडिया आर्किगोनिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। मार्केंसिया के केस में आपने देखा होगा कि मार्केंसिया के केस में एंथ्रीडियो4 और आर्किगोनियो4 छातेनुमा संरचना बनती थी, एक रिसेप्टेकल बनता था। उस रिसेप्टेकल के अंदर ऊपर की तरफ जो है एंथ्रीडिया का निर्माण होता था। आर्किगोनिया भी पहले ऊपर बनते थे, लेकिन बाद में रिसेप्टेकल का ग्रोथ होता था तो ऊपर से घूम के नीचे आ जाते थे आर्किगोनिया, मार्केंसिया के केस में। तो वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का, एक स्पेशल स्ट्रक्चर था एंथ्रीडियो4 एंड आर्किगोनियो4 जो कि थैलस से बाहर होता था। मार्केंसिया के केस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसके मेन थैलस के अंदर ही डेवलप होते हैं, बाहर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हैं या नहीं। अगर हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया दे आर जनरली प्रेजेंट इन द ग्रुप्स। यहाँ पर आप ये देखिए थैलस है एंथ्रीडिया, इस थैलस के अंदर ही ये देखिए जो ढेर सारे एंथ्रीडिया हैं ये ग्रुप में डेवलप हो रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि ये चैम्बर में क्लोज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एंथोसिरोस का थैलस है अंदर से ढेर सारे चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। तो ये जो एंथ्रीडिया है एक चैम्बर्स के अंदर ढेर सारे ग्रुप में, गुच्छे के गुच्छे में ये जो है ग्रो करते हैं। और जनरली आप देखेंगे कि जो ओल्डर एंथ्रीडिया है वो सेंटर में होगा और मार्जिन की तरफ यंग डेवलपिंग एंथ्रीडिया, यानी जो मेच्योर एंथ्रीडिया है वो इस एंड्रूसियल चैम्बर के अंदर, यानी एंथ्रीडिया जिस चैम्बर में डेवलप करता है उसको एंथ्रीडियल चैम्बर या एंड्रूसियल चैम्बर हम कहते हैं। इसमें सेंटर की तरफ जो बड़े और मेच्योर एंथ्रीडिया वो पाए जाते हैं और साइड में जो है ये छोटे छोटे एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। अगर हम एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देखें तो एक एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर में जिसमें मल्टी सेलुलर स्टॉक होता है, 4 रो की जो है स्टॉक होती है, उसमें क्लब शेप या क्लैवेट शेप मुद्गर के आकार का जो है इसमें बॉडी होती है। और जब एंथ्रीडिया मैच्योर होता है तो इसका जो कलर हो जाता है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। एंथ्रीडिया का जो जैकेट होता है वो जैकेट यूनिस्ट्रैटोज होता है, यानी सिंगल सेल लेयर इन थिकनेस। यूनिस्ट्रैटोज मतलब सिंगल सेल लेयर इन थिकनेस। ये देखिए ये इसका एंथ्रीडिया है 10 नंबर। ये देखिए किस तरह से 4 रो की जो है इसका स्टॉक है, जो उसकी जो बॉडी है वो क्लैवेट है, मुद्गर के आकार की दिखाई दे रही है। और यूनिस्ट्रैटो यानी सिंगल सेल लेयर थिकनेस होती है इसकी वॉल। इसके अंदर एंथ्रीडिया के अंदर एंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि फर्टाइल सेल्स होती हैं। वो एंड्रोसाइट्स जब एंथ्रीडिया मैच्योर होता है तो एंथीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है एंथीरोजॉइड्स, और यही एंथीरोजॉइड जो होता है ये मेल गैमीट का काम करता है। ठीक, तो ये एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ढेर सारे एंथ्रीडिया, ये है एक एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर। और इस एंथ्रीडिया के अंदर बनेंगे एंथीरोजॉइड्स जो कि मेल गैमीट का काम करते हैं। जब एंथ्रीडिया मैच्योर होती है तो
ऊपर की जो वॉल होती है वो अपने आप नहीं फटती है, बर्स्ट अपने आप नहीं होगा। जब थैलस पुराना हो जाता है ऑलरेडी तो अपने आप इसकी सेल्स ड्राई अप हो जाएंगी और तब एंथ्रीडिया जो है इसमें से एंथीरोजॉइड्स एंथ्रीडिया से रिलीज होते हैं। और चूंकि ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है। जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन प्लांट्स में मेल गैमीट के फॉर्म में एंथीरोजॉइड्स पाए जाते हैं, हमेशा उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल होता है। बिना वाटर के वो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं कर पाते। ठीक, अब आते हैं इसमें हम आर्किगोनिया, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो आर्किगोनिया होती है वो भी थैलस के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड होती है, थैलस के अंदर ही धसी होती है। किसी एक आर्किगोनिया में 2 से 4 कवर सेल होती हैं और 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। ये देखिए, ये एक आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। ऊपर की ये जो 2 सेल्स हैं ये कवर सेल कहलाती हैं और 4 से 6 ये सेंटर में जो आपको सेल दिखाई दे रही है, ये ऊपर सेंटर में एकदम एक्सियल कंडीशन, ये नेक कैनाल सेल्स है। और नेक कैनाल सेल्स को दोनों ओर से, ये देखिए 2 ओर से नहीं होगा बल्कि ये चारों ओर से जो है इनको नेक सेल्स घेरती हैं। यानी जो पेरिफेरल सेल्स है ये नेक सेल्स हैं, सेंटर में नेक कैनाल सेल है, ऊपर की तरफ ये कवर सेल्स हैं 4, फिर ये वेंटर कैनाल सेल्स हैं जो सेंटर में, मतलब सबसे पेनल्टीमेट सेल, सेकेंड लास्ट जो सेल दिखाई दे रही ना, ये है वेंटर कैनाल सेल। और नीचे जो सबसे बड़ी सेल दिखाई दे रही है दैट इज द एग सेल। तो इस पूरे आर्किगोनियम में केवल एग सेल ही फर्टाइल सेल है, बाकी सेल जो है वो स्टेराइल है। ये प्रोटेक्शन और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जो आर्किगोनिया होती है, आर्किगोनिया को मार्केंसिया में जैसे नेक कैनाल सेल्स को 6 नेक सेल्स घेरती हैं, है ना। नेक कैनाल सेल्स की जो सीरीज है उनको 6 नेक सेल्स घेरती हैं, वैसे ही यहाँ भी जो नेक कैनाल सेल है उसको 6 नेक सेल्स चारों ओर से घेरती हैं। और जनरली जो है हम थैलस को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट है या नहीं, जब तक कि इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ना काटे हमें आर्किगोनिया के बारे में नहीं पता चल पाता, क्योंकि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट अंदर ही होता है। तो एंथोसेरोटॉप्सिडा ग्रुप ये बड़ा यूनिक है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का निर्माण जो होता है वो एंडोजीनसली होता है। एंडोजीनस का मतलब जब इंटरनल सुपरफिशियल सेल नहीं, यानी एपिडर्मल सेल के अलावा जो इंटरनल सेल है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स का निर्माण करती है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं एंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो एंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स ये एंथोसेरोस का बड़ा यूनिक फीचर है, जो कि और किसी ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये जो आर्किगोनिया की नेक पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये नेक पार्ट जिलेटिनाइज हो जाता है, गल जाता है, ढेर सारा म्यूसिलेज सिक्रीट होता है और उस म्यूसिलेज में उसी वक्त एंथ्रीडिया एंथीरोजॉइड्स को रिलीज करते हैं। और एंथीरोजॉइड्स पानी के साथ बह करके या मॉइस्चर से जो है, जब कभी ये आर्किगोनिया के नेक के कांटेक्ट में आते हैं जो कि ऑलरेडी जिलेटिनाइज्ड हो चुकी है और ढेर सारे म्यूसिलेज के ढेर के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, वहां पर ये जाके ट्रैप हो जाते हैं एंथीरोजॉइड्स, और ये एंथीरोजॉइड्स फिर नीचे एग सेल की तरफ चले जाते हैं और वहां पर एंथीरोजॉइड का न्यूक्लियस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से एंथोसेरोस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कोई यूनिक नहीं, सारे ब्रायोफाइट्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सिमिलर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट की जो सेल्स होती है डिवाइड और रीडिवाइड करके स्पोरोफाइट का निर्माण करती है। तो स्पोरोफाइट बनने से पहले इसमें एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो डेवलप करके फुट, सीटा एंड कैप्सूल में कन्वर्ट होता है। तो जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स में फुट, सीटा एंड कैप्सूल में कन्वर्ट होता है जनरली। लेकिन एंथोसेरोस यहाँ भी यूनिक है। हमने आपको बताया था एंथोसेरोस में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। यूनिक फीचर क्या है कि इसमें सीटा एब्सेंट होता है। सारे ब्रायोफाइट्स में जनरली फुट, सीटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें सेंटर पार्ट यानी सीटा वाला पार्ट एब्सेंट है, केवल फुट और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सीटा एंथोसेरोस में एब्सेंट होता है, टोटली एब्सेंट होता है। सीटा की जगह पर
एंथोसिरोस में एक मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, और वो मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से जो कैप्सूल है उसका ग्रोथ लगातार ऊपर होता रहता है, और वो कैप्सूल बढ़ते 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 लंबा सीम की तरह दिखाई देता है। इसलिए एंथोसिरोड्स को या एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर्स को हम लोग हॉर्नवर्ट के नाम से भी जानते हैं। हॉर्नवर्ट यानी इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, सीम की तरह होता है। ये देखिए, ये इसका जनरल थैलस है, इस थैलस में ये देखिए सीम की तरह स्पोरोफाइट निकला हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द स्पोरोफाइट, और ये जो ब्लैक पार्ट ऊपर पूरा निकला हुआ दिखाई दे रहा है दिस इज द कैप्सूल पार्ट। फुट पार्ट होता है वो गैमेटोफिटिक थैलस के अंदर धंसा होता है। फुट का जो मेन फंक्शन होता है वो गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और जो कैप्सूल के अंदर डेवलपिंग स्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अंदर जो डेवलपिंग सेल्स हैं, स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो फुट सेल गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और बाकी सेल को न्यूट्रिशन ट्रांसफर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर आश्रित है, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता स्पोरोफाइट। तो एंथोसिरोस के केस में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें केवल फुट और कैप्सूल पाया जाता है, सीटा एब्सेंट होता है। सीटा की जगह यहाँ पर केवल एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन होता है जो कि कंटिन्यूअसली कैप्सूल की लंबाई में वृद्धि करता रहता है। चूंकि लगातार उसकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है इसलिए जो कैप्सूल होते हैं एंथोसिरोस के वो सीम की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। हम लोग इसको हॉर्नवर्ट के नाम से भी जानते हैं। कैप्सूल को अगर हम देखें तो कैप्सूल के चारों ओर मल्टीलेयर्ड कैप्सूल वॉल होती है। इसके अंदर स्पोर सैक पाया जाता है, जिसके अंदर स्पोर सैक या आर्किस्पोरियम एक ही चीज कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर सैक के अंदर की तरफ सेंटर में एक स्टेराइल टिश्यू होती है, रॉड की तरह स्टेराइल टिश्यू, जिसको हम लोग कॉल्यूमेला बोलते हैं। तो जो कॉल्यूमेला होती है वो स्टेराइल टिश्यू होती है। यहाँ पर आप देखिए तो ये टीएस ऑफ द कैप्सूल ऑफ एंथोसिरोस है। आउटर ये देखिए ये कैप्सूल वॉल बना हुआ है, चारों ओर मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल, देखिए 4 लेयर है कैप्सूल वॉल की। अंदर की तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्पोर सैक है या आर्किस्पोरियम, और सेंटर में ये जो CLM दिखाई दे रहा है दैट इज द कॉल्यूमेला। तो 3 पार्ट हो गए, कैप्सूल वॉल, आर्किस्पोरियम या स्पोर सैक, और सेंटर में कॉल्यूमेला जो कि स्टेराइल टिश्यू होता है। इसमें जो फर्टाइल रीजन है जिसमें स्पोर्स का निर्माण होता है उसको हम लोग स्पोर सैक या आर्किस्पोरियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू मियोसिस करते हैं और मियोसिस के फलस्वरूप हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये देखिए ये डायग्राम नंबर 21, ये आपको दिखाया गया कि ये नीचे स्पोरोफाइट का पार्ट है, नीचे की तरफ ये जो गोल स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है ये फुट पार्ट है। सेंटर में ये MZ जो है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन, और यहाँ से फिर जो है कैप्सूल का निर्माण हो गया। तो ये जो सेंटर में आपको जो सेल्स दिखाई दे रही हैं दीज आर द कॉल्यूमेला सेल्स, और ये जो गोल गोल सेल्स दिखाई दे रही हैं ये जो है स्पोर सैक है। तो ये जो स्पोर सैक है कॉल्यूमेला को चारों तरफ से कवर करके रखती है, ओवर आर्क करती है। किसको? कॉल्यूमेला को ऊपर से चारों तरफ से ओवर आर्क करने का मतलब मान लीजिए कि ये कॉल्यूमेला की जो सेल्स हैं, इस कॉल्यूमेला सेल्स के ऊपर ये हाथ मान लीजिए कि ये हमारा स्पोर सैक है। ये स्पोर सैक डेवलप होता है कॉल्यूमेला के चारों ओर से आके ऊपर की तरफ से ऐसे ये घेर रहता है, यानी पूरा इसको ऐसे इसने कवर कर दिया। ओवर आर्क इसी को कहते हैं। तो जो स्पोर सैक होता है कॉल्यूमेला को चारों ओर से कवर कर लेता है एक्सेप्ट एट द बेस। केवल बेसल रीजन में कॉल्यूमेला कवर नहीं करती है, कॉल्यूमेला कवर्ड नहीं होती है। अब जो स्पोर सैक होता है इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। तो ये देखिए ये एंथोसिरोस के स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर्स वेरियसली ऑर्नामेंटेड होता है। ऑर्नामेंटेड मतलब इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन या ढांचे बने होते हैं। एक और खास बात होती है एंथोसिरोस के अंदर, इसके स्पोर सैक में स्पोर्स के साथ साथ ये देखिए 16 नंबर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेटर्स।
मार्केंसिया में ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्यूडो इलेटर्स पाए जाती है। देखिए 3 सेल स्ट्रक्चर या 4 सेल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर 16 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्यूडो इलेटर्स। ये ट्रू इलेटर्स नहीं है, क्योंकि जो इलेटर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और उनके ऊपर स्पाइरल थिकनिंग होती है। इलेटर्स का काम होता है जब कैप्सूल डेहिसेंस होता है, उसमें प्रस्फुटन होता है कैप्सूल में, तो स्पोर के डिस्पर्सल में इलेटर्स मदद करते हैं। यहाँ पर ट्रू इलेटर्स नहीं है, स्यूडो इलेटर्स हैं। ये जो इलेटर्स हैं 3 to 4 सेल स्ट्रक्चर है और उसके चारों ओर स्पाइरल थिकनिंग आपको दिखाई नहीं देती है, इसलिए इनको हम लोग स्यूडो इलेटर्स कहते हैं। जब कैप्सूल मैच्योर होता है तो कैप्सूल आप देखेंगे यहाँ पर, कैप्सूल में जो डेहिसेंस होता है, जो प्रस्फुटन होता है, वो कैप्सूल के ऊपरी पार्ट से होता है। कैप्सूल कैसे मैच्योर होता है? ऊपर से नीचे की तरफ कैप्सूल मैच्योर होता है। तो जैसे कैप्सूल मैच्योर होगा वो स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में इस तरह से बंट जाएगा। जैसे ये हाथ देख रहे हैं, ये कैप्सूल है, मान लीजिए ये केवल 2 हिस्सों में बंट जाएगा, ऊपर से जुड़ा रहेगा और बीच से थोड़ा सा ये से खुल गया, और जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे ऐसे ऐसे खुलता चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें डबल वॉल स्ट्रक्चर फॉर्म में इसमें जो कैप्सूल्स होते हैं वो स्प्लिट होते रहते हैं, और जैसे जैसे कैप्सूल, इसमें कैप्सूल की जो मैच्योरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा पहले मैच्योर होगा, धीरे धीरे मैच्योर होते होते नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे कैप्सूल मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे जो है कैप्सूल की वॉल स्प्लिट होती जाएगी और स्पोर्स जो होते हैं वो बिखरते चले जाते हैं। इस तरीके से इसमें डेहिसेंस होता है, यानी प्रस्फुटन होता है इसके कैप्सूल का। जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स सीधे जैसे ही सूटेबल सब्सट्रेटम पर जाएंगे वो स्पोर्स सीधे जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके एक नया थैलस बना लेते हैं। तो इसमें कोई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, जैसे कि मॉसेस के केस में जर्मिनेशन के बाद स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो उसमें प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटोनीमा इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द स्पोर एंड थैलस। तो वो स्ट्रक्चर इसमें प्रोटोनीमा नहीं पाए जाते, स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके एक नया थैलस बना देते हैं। इस तरीके से एंथोसिरोस में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और इस तरीके से आपका ये एंथोसिरोस वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चीजें समझ में आ गई? तो ठीक है, ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।